चलिए, good evening to all of you. I'm audible. If I'm audible, please drop a message in the chat box. So मुझे समझ आएगा कि मैं सुनाई दे रहा हूँ आप लोगों को. आज अपन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की तरफ जाने वाले हैं. ये अपना आज का थर्ड सेशन है. कल तक हमने 2 दिन में फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दिया. फर्स्ट दिन जो 6 मार्क की गया था अराउंड, उसका डिस्कशन भी किया था, क्या क्या आता उसमें. देन मॉक टेस्ट पेपर, रिविजन टेस्ट पेपर, देन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, वो भी अपन ने डिस्कस किया है फर्स्ट सेशन में. देन सेकेंड सेशन में अपन ने कल स्टार्ट किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें अपन ने बेसिक पढ़ा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है. तो अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे खासे बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस. तो अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है एंड अगर फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर राइटिंग अच्छे से आ जाएगा, तो मैं आपको गारंटी दूंगा आपके मार्क्स कन्फर्म आ जाएंगे. अब देखिए, मैंने ये जो चार्ट बुक बनाई बच्चे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें मैंने पॉइंट्स बनाया है. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चंस आया कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो मैं क्या बताऊंगा एग्जीक्यूटेड में, जिसमें कंसिडरेशन हैज बीन परफॉर्म. कंसिडरेशन मतलब इट इज अ एक्ट ऑफ द पार्टी. तो एग्जाम में क्या लिखने का, बहुत सिंपल चीज बताओ बच्चों. एग्जाम में जब भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन आएगा, अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ. बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर लिखना कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए. तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर स्टूडेंट होता आपकी तरह एंड मुझे भी अगर कोई क्वेश्चन आता कंसिडरेशन का, तो मैं आपकी तरह सोचता नहीं कि कंसिडरेशन के बारे में क्या लिखना चाहिए. मैं नहीं सोचूंगा आपकी तरह, मैंने टाइम वेस्ट करूंगा. अगर आपने ये स्ट्रैटेजी यूज किया ना आज से, मैं आपको गारंटी दूंगा आपके 5 मार्क कंफर्म होंगे हर क्वेश्चन में. देखिए, अगर आप मैं एग्जाम में बैठा हूं, मुझे क्वेश्चन आया कि कंसिडरेशन का मतलब क्या है, उसके एक्सेप्शन क्या, ऐसा क्वेश्चन आया, तो क्या करने का बच्चों, सिंपल सी फॉर्म में आपको चीज बता रहा हूं. इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने का, क्या लिखने का, एज पर सेक्शन, कौन सा सेक्शन है, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन डी. क्या कहता है, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. क्या कहते हैं उसे, समथिंग इन रिटर्न. खत्म, इंट्रोडक्शन हो गया अपना. अभी सेकेंड फैक्ट्स. अब क्वेश्चन अगर आपको पूछा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्जीक्यूटेड मतलब जो परफॉर्म हो चुका है. इसका मतलब जो पार्टी ने कंसिडरेशन परफॉर्म कर चुके हैं, पार्टी क्या कर चुकी है, कंसिडरेशन परफॉर्म कर चुकी है. तो अपन क्या लिखेंगे उसमें, सिंपल सी बात लिखेंगे कि कंसिडरेशन ऑफ द बोथ द पार्टीज हैज बीन परफॉर्म. सो वी कैन से दैट इट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. तो मुझे बताइए दिक्कत कहाँ आनी चाहिए आंसर राइटिंग में. तो कहीं भी अगर क्वेश्चंस पूछे, कैसी भी पूछे, तो अपना स्टेटमेंट रेडी होने चाहिए, पॉइंट्स रेडी होने चाहिए. चलिए, तो अपन ने कल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े एंड देन अपन कल डिफरेंस भी पढ़ा, अपन ने टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ा. यस. देन उसके बाद ये अपन ने सेक्शन 10 भी देखा, इसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कल का याद है अपन ने क्या क्या पढ़ा था. कल अपन ने एक डायग्राम भी निकाला था सेक्शन 10 का, अगर आपको याद होगा तो प्लीज ये देखिए. क्या कल का शॉर्टकट क्या था, अगर कल जाके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सेक्शन 10 में कितने इसेंशियल्स है, मतलब एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनने के लिए क्या क्या इसेंशियल्स है एज पर सेक्शन 10, तो अपन ने एक शॉर्टकट बनाया था. क्या बनाया था, नो एफसी. क्या बोला, नो एफसी टॉप एफसीसी. इसका मतलब क्या है, तो अपन ने इसके पॉइंट्स बनाए थे. कैसे पॉइंट बनाए थे, सबसे फर्स्ट एन फॉर नॉट वैलिड, ओ फॉर ऑफर होना चाहिए, ओ फॉर ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, एफ फॉर फॉर्मुलेटी होना चाहिए, सर्टेनिटी होना चाहिए, टू पार्टीज होना चाहिए, ऑब्लिगेशंस होने चाहिए, पॉसिबिलिटी होना चाहिए, एफ फ्री कंसेंट होना चाहिए, सी कंसिडरेशन होना चाहिए एंड सी कैपेसिटी होना चाहिए. तो ये 10-12 कंडीशन से जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसेंशियल्स होते हैं, ये कल अपन ने देख लिया था. चलो अभी आगे बढ़ेंगे बच्चों. आगे पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं वो तो अपने को पढ़ना ही पड़ेगा. तो अपन ने एक्सप्रेस, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कुछ पढ़ा. अभी 5 पढ़ने वाले बच्चों, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रपोजल. कितने टाइप्स के ऑफर होते हैं. अब बच्चों इसमें ना 5 मार्क के क्वेश्चन आता है, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना अभी आप लोग. अब देखिए बच्चों, जब भी ना मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब भी एग्जाम में किसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ऑफर के ऊपर क्वेश्चन आएगा. मैं आपको बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, ध्यान रखना. ऑफर पढ़ने के पहले आपको कंपल्सरी क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, एन इनविटेशन टू ऑफर पढ़ना पड़ेगा. यस और नो. मैं बहुत बेसिक से बताऊँ आप लोगों को. आपकी एग्जाम अभी 20 दिन के बाद है, 25 दिन के बाद है, जितने भी बाद है, टेंशन मत लीजिए. तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ कि एग्जाम में कहीं पे भी ऑफर पे क्वेश्चन आया,
तो सबसे पहले फर्स्ट आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ऑफर, एन इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या है। तो याद रखना बच्चों, ये फर्स्ट आता है एंड ये सेकंड आता है ना। इसमें जो होता है ये इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट मतलब इसमें जो प्राइस होता है फाइनल नहीं होता है, इसमें डिस्कशन होता है, इसमें निगोशिएशन होता है। ये जो प्राइस होता है इसमें क्या होता है, ये प्राइस फाइनल होता है। ये अपन ने डिफरेंस पढ़ा था अभी तक। अभी आप ध्यान से सुनना, कितने टाइप्स के ऑफर हो सकते हैं बच्चों। अब देखा जाए तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप ऑफ ऑफर होता है, वो होता है क्या, जनरल। अब जनरल का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। ये ऑफर सबके लिए होता है, मतलब इसमें से कोई भी ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब ये ऑफर क्या होता है बच्चों, सबके लिए होता है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। बट मुझे एक बात बताइए, ये ऑफर क्लोज कब होगा। ये ऑफर क्लोज तब होगा कि इसमें से कोई भी एक बंदा इसे क्या करेगा, एक्सेप्टेंस करेगा। क्या बोला मैंने, इसमें से कोई भी एक बंदा अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो जनरल ऑफर आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो पहला टाइप से ऑफर क्या है, जनरल ऑफर। फिर सेकंड ऑफर आता है बच्चों स्पेसिफिक। फिर क्या आता है बच्चों, स्पेसिफिक ऑफर। अब स्पेसिफिक में क्या होता है, सिर्फ उसी इंसान को ऑफर दिया जाएगा, ओनली वन, जो स्पेसिफिक है, आइडेंटिफाइड है। एंड ये ऑफर क्लोज कब हो जाएगा बच्चों, इसमें दो ऑप्शंस आएंगे। एक, ऑफर क्लोज होने के चांसेस दो है। एक, या तो उसने एक्सेप्ट कर दिया, या तो उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अगर आपके ऑफर को उसने रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब आपका ऑफर भी क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो पहला कौन सा था, जनरल ऑफर। फिर दूसरा होता है स्पेसिफिक ऑफर। एंड देन मैं तीसरे ऑफर की बात करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन सा होता है बच्चों, यहां पे क्रॉस ऑफर। इसे क्या होता है बच्चों, क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का सबसे मेन क्या होता है यहां पे, कि दोनों पार्टी का जो इंटेंशन होता है वो सेम इंटेंशन होता है। सेम इंटेंशन मतलब भाई साहब, यहां पे जिनको जो गुड्स परचेस करना है वो सेम प्राइस पे परचेस करना चाहते हैं। मतलब मैं बेचना चाहता हूं 5000 में, आप भी लेना चाहते हो 5000 में। यहां पे दोनों का इंटेंशन क्या है, सेम ही है। तो ऐसे ऑफर को अपन क्या कहेंगे, क्रॉस ऑफर। नेक्स्ट फोर्थ क्या आएगा बच्चों, फोर्थ जो आएगा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है ओपन ऑफर। ओपन ऑफर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये ओपन होता है, मतलब ये बहुत टाइम हो गया मैंने ऑफर दिया बट आज तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं कर लिया, तो इसे अपन कहेंगे ओपन ऑफर, या स्टैंडिंग ऑफर भी कह सकते हैं कि बहुत टाइम तक ऑफर ओपन था, किसी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। एंड लास्ट आएगा बच्चों, वो आएगा कौन सा, काउंटर ऑफर। क्या आएगा बच्चों, काउंटर ऑफर। देखिए काउंटर ऑफर की खासियत बहुत अच्छी है, और ये एग्जाम में केस कहीं ना कहीं बैठेगी ना, तो पहले बेसिक समझे, क्योंकि इसके बाद अपन अभी एडवांस पे जाने वाले। काउंटर ऑफर का मतलब क्या है, जब भी कोई भी इंसान, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे गाड़ी बेचना है 5000 रुपीज़ में, मुझे क्या बेचना है, गाड़ी बेचना है 5000 में, बट सामने वाले पार्टी ने मुझे गाड़ी को ऑफर दिया 4000। सामने वाले पार्टी ने मुझे गाड़ी को ऑफर दिया 4000। इसका मतलब आपका जो ओरिजिनल ऑफर था, आपका जो ओरिजिनल ऑफर था वो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें कैंसिल हो जाएगा। ये 5 ऑफर में से एक ऐसा ऑफर है जिसमें आपका ओरिजिनल ऑफर जो होता है वो खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो याद रखना, इसे क्या कहेंगे अपन, काउंटर ऑफर कहेंगे। तो 5 टाइप के ऑफर होते हैं बच्चों। कितने टाइप्स के ऑफर होते हैं, 5। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने पांचों का डिफरेंस दे दिया आपको, एग्जाम में बहुत ईजी कर दिया मैंने आपको। अगर कल जाके एग्जाम में क्वेश्चन आया कितने टाइप्स के ऑफर होते हैं, तो मैंने इसके सिंपल पॉइंट्स बना दिए। क्या पॉइंट्स बनाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले अपन ने पढ़ा था जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का पहला पॉइंट क्या लिखोगे एग्जाम में, ये किसके होता है, पब्लिक के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे इसमें, एनीवन कैन एक्सेप्ट, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे बच्चों इसमें लिखोगे डिजायर। अब डिजायर किसकी होती है, प्रॉमिसर की। जो अपने गाड़ी का प्राइस डिसाइड करता है, प्रॉमिसर, उसके डिजायर से क्या होता है, ये फिक्स किया जाता है ऑफर। इसके लिए आप केस लॉ भी रेफरेंस दे सकते हो, अगर आपको याद रहो तो अच्छी बात, नहीं होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशंस, इट मींस दैट इट इज एक्सेप्टेड। अब एग्जांपल बता दो, ध्यान से सुनना। मैंने बोला अगर जो भी हाथ ऊपर करेगा, मैं उसे माना जाऊंगा कि उसको क्वेश्चन का आंसर आता है। अब इसमें आपका एक्सेप्टेंस कैसे आया, इसमें आपका एक्सेप्टेंस ऐसे आया बिकॉज ऑफ योर एक्ट। आपने क्या कर दिया, हाथ ऊपर कर दिया। आपने हाथ ऊपर कर दिया, इसका मतलब बिकॉज ऑफ योर एक्ट अपना जो ऑफर हो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो याद रखना बच्चों, जनरल ऑफर में क्या लिखने का, 4 पॉइंट्स लिखने के। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो किसके होता है, पब्लिक के लिए। एनीवन कैन एक्सेप्ट, बाय थ्रू एक्ट, आप एक्ट के थ्रू भी इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। यानी किसकी डिजायर होती है, प्रॉमिसर की डिजायर होती है। ऐसे 4 पॉइंट्स बना लेने का, खत्म। और टाइप्स ऑफ ऑफर में 5 टाइप्स के ऑफर में 4-4 पॉइंट्स लिखे तो भी सफिशिएंट है। नेक्स्ट होता है स्पेशल। स्पेशल किसको होता है, स्पेसिफिक
और वो क्या होता है असर्टेन, मतलब आइडेंटिफाइड पर्सन होता है, आपको पता है कि किसको ऑफर देना है। तो 2 पॉइंट हो गए, पहला स्पेसिफिक, सेकंड किसको देना है, असर्टेन आइडेंटिफाइड पर्सन। तीसरा पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, एक्सेप्टेड बाय ओनली दैट पर्सन, मतलब उसी इंसान ने एक्सेप्ट करना चाहिए भाई साहब, किसी और ने नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट। एंड लास्ट आप यहाँ पे केस लॉ का भी रेफरेंस दे सकते हो। मुझे एक बात बताइए, कितना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, लिखने में कहाँ डिफिकल्टी आनी चाहिए आपको। अगर मेरे दिमाग में क्लियर आइडिया, मुझे दिमाग में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया टाइप्स ऑफ ऑफर जनरल एंड स्पेशल, मैं क्या लिखूंगा, पब्लिक स्पेसिफिक, आइडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइड, 2 पॉइंट तो मैंने ऐसे ही बना दिए। फिर तीसरा यहाँ पे क्या लिखूंगा, एनी वन कैन एक्सेप्ट इन जनरल ऑफर, स्पेशल में उसी ने एक्सेप्ट करना चाहिए, यस और नो, इट इज अ डिजायर ऑफ द प्रॉमिस, दोनों का सेम ही है। हो गए अपने 4 पॉइंट्स। चलिए अभी नेक्स्ट क्या बच्चों, यहाँ पे क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर मैंने बता दिया था, एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर, मतलब दोनों पार्टी सेम ऑफर देती है, क्या होगा यहाँ पे, आइडेंटिकल ऑफर। सेकंड होगा यहाँ पे इग्नोरेंस ऑफ द टाइम ऑफ द ईच अदर्स, मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5000 की गाड़ी बेचना है, बट आपने मेरा ऑफर नहीं देखा, बट आप मेरे पास आए, आपने बोला सर मुझे 5000 में आपकी गाड़ी चाहिए, इसका मतलब आपने इग्नोरेंस किया, फिर भी अपन दोनों का ऑफर क्या है, सेम है। तो इसे अपन क्या कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे अपन क्रॉस ऑफर। बट दैट इज नॉट बाइंडिंग, बिकॉज क्यों, क्योंकि इसमें अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं आया। यहाँ पे इंटेंशन तो सेम है बट अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं आया, इसका मतलब ये बाइंडिंग नहीं है। इसमें आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, बाइंडिंग होगा किसी और के ऊपर। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर मतलब यहाँ पे कुछ क्वालिफाइड करना पड़ेगा। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब जैसे मैंने 5000 का बोल दिया, आपने 4000 का ऑफर दे दिया, इसका मतलब यहाँ पे क्वालिफाइड है, यहाँ पे कंडीशंस है, यहाँ पे काउंटर ऑफर है। इसमें मॉडिफिकेशंस आएंगे, इसमें वेरिएशंस आएंगे, मॉडिफिकेशंस आएंगे, एंड इसमें रिजेक्शन आ जाएगा आपके ओरिजिनल ऑफर का। तो मैंने जो पॉइंट्स बोले ना आपको, वही पॉइंट्स वापस दिए। तो एग्जाम में जाके क्या करने का, सिंपल सा पॉइंट बनाने का। मैं अगर आपकी तरह होता ना, मैं स्टूडेंट होता ना, मैं क्या करता, अभी के अभी जस्ट मैं बैठता घर पे और प्रैक्टिस करता। मैं कैसे प्रैक्टिस करता, शॉर्टकट में बताऊँ मैं आपको, जनरल, स्पेशल, फिर कौन सा काउंटर, फिर क्रॉस, एंड देन ओपन ऑफर। मैं क्या करता, चलिए जनरल ऑफर में क्या है, पब्लिक, सेकेंड एनी वन कैन एक्सेप्ट, डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, अनआइडेंटिफाइड पर्सन, खत्म 4 पॉइंट। स्पेसिफिक में क्या है, स्पेशल ऑफर में क्या है, स्पेसिफिक पर्सन, फिर क्या होता है ये, ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट, सेकेंड आइडेंटिफाइड पर्सन एंड डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, खत्म। ऐसी शॉर्टकट में रिविजन करने की टाइम नहीं लेने का है, पॉइंट्स होने चाहिए, खट खट एक ही 47, समझा क्या आपको। फिर आएगा काउंटर, इसमें ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है, यहाँ पे न्यू ऑफर आता है, यहाँ पे सेम पर्सन भी हो सकता है, डिफरेंट पर्सन भी हो सकता है। फिर आएगा कौन सा, क्रॉस ऑफर, सेम इंटेंशन होता है, सेम इंटेंशन, यहाँ पे इग्नोरेंस ऑफ ऑफर होता है, आपके ऑफर को इग्नोर किया जाएगा। फिर ये नो बाइंडिंग है, बिकॉज क्यों, यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है। ओपन ऑफर में क्या आएगा, ये कंटिन्यूस ओपन है, अभी तक किसी का एक्सेप्टेंस नहीं आया, खत्म। कितने पॉइंट्स हो गए, कम से कम 20-25 पॉइंट्स हो गए। देखिए ना, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट्स को आप मतलब काउंट कर लीजिए, 20 पॉइंट हो गए आपके यहाँ पे। समझा सब लोगों को, यहाँ पे किसी को डाउट है? तो अपन ने अभी टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ा है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपको समझा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, जितने भी लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं, प्लीज़ ड्रॉप अ मैसेज इन द चैट बॉक्स, यस मेंशन कर देना अगर आपको समझा तो। Am I clear to all of you? Yes. चले अभी नेक्स्ट बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे जाएंगे कि इसके पॉइंट्स क्या है, क्या इसेंशियल्स है, मतलब कोई भी ऑफर देने के पीछे क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। तो याद रखना, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या है, उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए बच्चों, उन दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको एक केस लॉ भी बताया था कल। कौन सा केस लॉ था, बाल्फर वर्सेस बाल्फर केस लॉ। कौन सा केस लॉ था, बाल्फर वर्सेस बाल्फर केस लॉ था, जो अपन ने कल डिस्कस किया था, जिसमें ये बोला गया था कि आप दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। बाल्फर वर्सेस बाल्फर में क्या बोला था मैंने, कि हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ अमाउंट दूंगा, उसके बाद हस्बैंड वाइफ को पैसा नहीं देता एज अ मेंटेनेंस, उस केस में वाइफ कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द हस्बैंड। तो आप यहाँ पे रेफरेंस के लिए केस लॉ दे सकते हो, बाल्फर वर्सेस बाल्फर केस लॉ। तो पहला पॉइंट क्या आपके इसमें, पहला पॉइंट कि आप दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। सोशल इन्विटेशंस नहीं होना चाहिए, मतलब हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको ऑफर क्या होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, इंडेफिनिट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बता दो, मैंने बोला कि मुझे ये 2 रिमोट में से कोई भी एक रिमोट बेचना है, आप दोनों में से कोई भी एक रिमोट बेचना, इसका मतलब आपको ऑफर अभी तक सर्टन नहीं है,
आइडेंटिफाइड नहीं है, अभी भी अनसर्टन है, इसमें कंफ्यूजन है, तो इसका मतलब आपका ऑफर क्या है, वैलिड नहीं है। यहां तक समझा आपको। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, आपका जो ऑफर है वो क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। कम्युनिकेट मतलब जिसको आप देना चाहते हो उसको तो पता होना चाहिए ना ऑफर क्या है, एंड जिसको देना चाहते हो उसको नहीं पता है तो इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूं। मैंने बोला कि जो भी मेरे लेक्चर्स देखेगा मैं उसको 50,000 रुपीज दूंगा। आप कोई एक बंदा आता है यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स देखता है, बट इसको ये पता नहीं कि सर 50,000 रुपीज देने वाले हैं। जब सेशन खत्म होगा उसने बोला सर 50,000 दीजिए ना। मैंने बोला बेटा सेशन खत्म हो चुका है, इसका मतलब ऑफर क्लोज हो चुका है। तो जब आप ऑफर किसी को देना चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन सामने वाले पार्टी को होना चाहिए, जब तक वो ऑफर खत्म नहीं होना उसके पहले। ऑफर खत्म होने के बाद अगर आपको पता चल गया है तो कोई फायदा नहीं है भाई साहब, यस और नो। तो यहां पे क्या लिखा बच्चों, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन, मतलब ऑफर ही। अब यहां पे क्या बोल सकते हो आप, इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर इज नॉट अ एक्सेप्टेंस। मतलब जैसे मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज कर दिया, सर आपको ऑफर चाहिए क्या, आपको ये पसंद है क्या, आपको ये गाड़ी बेचना है क्या। अगर मुझे कोई व्हाट्सएप पे पूछ रहा है बट मैंने उसका मैसेज नहीं देखा है, मैंने इग्नोरेंस कर दिया, तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। एंड आप एग्जाम में एक केस हुआ का रेफरेंस दे सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ बच्चों, याद रखना क्या है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। एग्जाम में इसको ना आपका दिमाग लाल होना चाहिए, बट ये केस लाल भूलना नहीं चाहिए आपने। क्या नाम है उसका, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में क्या केस हुआ था, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। किसी एक हस्बैंड वाइफ के एक बच्चे थे, दो बच्चे थे, वो कहीं बीच पे गुम हो जाते हैं। तो उस केस में ये क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि कोई भी ये बच्चे को अगर देखेगा, कोई भी ये बच्चे को वहां पे देखेगा तो हम उसको इनाम देंगे 50,000 रुपीज का। तो कोई एक इंसान है उन बच्चों को देखता है, उनके मम्मी पापा के पास वापस देता है, बट उसको वो ऑफर नहीं पता था कि ऑफर में उनको पैसा मिलने वाला है। बट जो बच्चे देते हैं उसके बाद वो क्लेम करते हैं कि भाई साहब मुझे पैसा चाहिए, तो उस केस में आप क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज जब ऑफर परफॉर्म करते हो तो उस टाइम पे आपको नॉलेज पता होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, अगर एग्जाम में केस आया, एग्जाम में क्वेश्चन आया, एग्जाम में केस आई कि ऑफर किसी को कम्युनिकेट नहीं किया है फिर भी उसने परफॉर्म किया है, क्या वो क्लेम कर सकता है। तो बोलने का नहीं नहीं नहीं। सिंपल सी चीज बताओ, ध्यान से सुनना, एग्जाम में केस आता है, किसी भी इंसान ने अगर किसी को ऑफर दिया है गाड़ी बेचने का, कोई भी ऑफर हो सकता है, अगर वो सामने वाले इंसान को उसके ऑफर के बारे में नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब वो ऑफर वैलिड नहीं है, वो क्लेम नहीं कर सकता है। तो आप रेफरेंस में कौन सा केस हुआ बता सकते हो, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। क्या बोलने का, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ये लाइन आपका आना चाहिए हेडिंग। चलिए नेक्स्ट आएगा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, तो ऑफर में आपको सामने वाली पार्टी का क्या चाहिए, असेंट चाहिए। असेंट मतलब कंसेंट चाहिए, उसका यस चाहिए आपको। सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस, नो नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी इंसान को आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया कि अगर आपको मेरी गाड़ी चाहिए, तो आप 10 दिन के अंदर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं मान जाऊंगा कि गाड़ी आपको चाहिए। तो इसका मतलब आपने ऑफर दिया था, क्यों दिया था, उसका एक्सेप्टेंस के लिए। बट आपने ऐसा कंडीशन डाल दिया उसमें कि अगर आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपको ऑफर एक्सेप्टेड है। तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ये ऑफर वैलिड नहीं माना जाएगा। एग्जाम में ऐसी केस आती, ध्यान से सुनना। तो कोई भी इंसान किसी को ऑफर देता है तो मेक श्योर दैट उसके मुंह से, उसके एक्ट के थ्रू वो एक्सेप्टेंस आना चाहिए। मैं अभी आपको एक सिंपल चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। केस आया एग्जाम में ऐसा, आपने क्या किया, आपने OLX पे एडवर्टाइजमेंट डाल दी कि आपको घर बेचना है, आपका घर बेचना है, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूं कि हाँ मुझे आपका घर चाहिए, पहला ऑप्शन मेरे पास है। मैंने क्या किया, एक्सप्रेस किया खुद को, तो मेरे पास एक्सप्रेस है। दूसरा हो सकता है एम्प्लॉयड मतलब क्या, मैंने आपके अकाउंट पे पैसे भेज दिए एडवांस। तो आपने डायरेक्ट पैसा भेज दिया एडवांस, इसका मतलब एम्प्लॉयड एक्ट है। बट आपने दोनों में से कुछ तो एक किया, एक तो आप बोल सकते थे कि मुझे चाहिए, या तो आप पैसा भेज सकते थे। आप दोनों में से कोई भी एक एक्ट करते हैं तो इसे एक्सेप्टेंस माना जाएगा। बट अगर आप ऑफर में ऐसा कंडीशन डालते हो कि अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आपको ऑफर एक्सेप्टेड है, इसका मतलब सामने वाला पार्टी साइलेंट है, तो इस केस में आपका एक्सेप्टेंस नहीं माना जाए। मुझे बताइए, ये समझा क्या सब लोगों को, ये केस एग्जाम में आता है।
नॉन कंप्लायंस विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। सबको यहाँ तक क्लियर है? बताइए एस और नो में आंसर दीजिए जल्दी से, फास्ट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए अब बच्चों नेक्स्ट, ऑफर जो हो सकता है स्पेसिफिक भी हो सकता है, किसी एक इंसान को, सबको भी हो सकता है। एक्सप्रेस या इम्प्लाइड मैंने बता दिया आपको कि आप बता भी सकते हो या सीधा एक्ट भी कर सकते हो। ऑफर इज अ डिफरेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन मतलब मेरा इंटेंशन तो है गाड़ी बेचना है, बट मैंने किसी को ऑफर नहीं दिया है, तो इट डजेंट कंसिडर एज ऑफर। सो आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए, एक स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, आपका प्रॉपर वैलिड ऑफर होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए। इन्विटेशन टू ऑफर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाल दिया कि मुझे मेरा घर बेचना है 50,000 में, OLX पे आपने एडवर्टाइजमेंट डाल दिया। तो जब आप कोई एडवर्टाइजमेंट देते हो, कोई पब्लिसिटी करते हो, इसका मतलब वो ऑफर नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट अ फाइनल प्राइस। तो कल जाके एग्जाम में केस लाया कि किसी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाल दिया कि मुझे मेरी गाड़ी बेचनी है, किसी ने व्हाट्सएप पे स्टेटस रख दिया कि मुझे मेरी गाड़ी बेचनी है, तो इसका मतलब इट इज नॉट अ ऑफर, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। वो आपको इन्विटेशन देगा कि आज ये डिस्कस कीजिए फाइनल प्राइस के लिए, तो आप उनसे क्या कहेंगे, इन्विटेशन टू ऑफर कहेंगे। समझा सब लोगों को यहाँ पे? तो देखिए बच्चों, अगर आप कहीं पे भी शॉप में जाते हो, अगर उसका प्राइस देखते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, उसे भी ऑफर नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, इन्विटेशन टू ऑफर कहेंगे। तो मुझे एक चीज़ बताया, अगर एग्जाम में दोनों के बीच में अगर डिफरेंस पूछा 5 मार्क के लिए कि ऑफर क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ। ऑफर क्या होता है, फाइनल। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, ये फाइनल नहीं होता, ये इनकम्प्लीट होता है। ये पार्टी के लिए बाउंडिंग होता है, मतलब उनके ऊपर बाइंडिंग होता है, उनको ये फॉलो करना पड़ता है, इसमें निगोशिएशंस होता है, तो इसमें बाइंडिंग नहीं होता है। ये कैन नॉट प्रेसिडेंट, मतलब ऑफर पहले नहीं आ सकता, ऑफर के पहले क्या आ सकता है, इन्विटेशन टू ऑफर आ सकता है। समझा आप लोगों को? तो एग्जाम में अगर क्वेश्चंस पूछा तो आपको समझ गए, ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशन समझे, ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर में डिफरेंस समझा, तो ऑफर देते समय क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। जब भी एग्जाम में केस लॉ पढ़ोगे, जब भी एग्जाम में एग्जाम्पल पढ़ोगे, तो क्या करने का, ऑफर सबसे पहले फर्स्ट, ऑफर स्पेसिफिक हो सकता है, ऑफर जिसको देना चाहते हो उसको पता होना चाहिए, ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस सामने वाली पार्टी से आना ही चाहिए, वेदर इट इज एक्सप्रेस, वेदर इट इज इम्प्लाइड, यस और नो। और याद रखना, ऐसे अगर टर्म्स एंड कंडीशन दिमाग में फिक्स कर लोगे तो गारंटी देगा कोई भी केस हुआ आपसे नहीं छूटेगा। अपन केस हुआ देखने वाले, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको ऑफर एक्सेप्ट किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। क्या बन जाएगा बच्चों, प्रॉमिस बन जाएगा। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ बता रहा हूँ, एग्जाम में केस हुआ भी आया था, सुनिए अभी। ये है ए इंसान, ठीक है, ये एग्जाम का केस हुआ बताऊंगा मैं आपको, ये है बी इंसान। ध्यान सुनना, अगर एग्जाम में ऐसा केस हुआ तो क्या करने का। ए ने गाड़ी को ऑफर भेजा, ए ने क्या दिया, ऑफर दिया, किसको दिया, बी को दिया। क्या बेचने का उसको, उसकी गाड़ी बेचने की, फॉर एग्जाम्पल उसको उसकी बाइक बेचने की है। ए ने ऑफर दिया किसको, बी को। अब बी के पास ऑफर गया 10 दिसंबर को, बट मुझे एक बात बताइए, उसने ऑफर कब पढ़ा, उसने ऑफर पढ़ा 12 तारीख को। कब पढ़ा ऑफर, 12 दिसंबर को उसने ऑफर पढ़ा। अब मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे आपका जो ऑफर है वो कंप्लीट कब होगा, व्हाट इज द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑफर, तो उसे कहा जाएगा 12 दिसंबर इज अ कंप्लीट डेट ऑफ ऑफर, इसे आप कंप्लीट डेट ऑफ ऑफर मानोगे। अब मुझे एक आंसर दीजिए, आप लोग मुझे एक आंसर दीजिए, अगर इस प्रॉमिसर को, अगर इस प्रॉमिसर को अपने ऑफर को विड्रॉ करना है, अगर इस प्रॉमिसर को अपने ऑफर को विड्रॉ करना है, तो ये कौन से डेट के पहले विड्रॉ कर सकता है, ये कौन से डेट के पहले विड्रॉ कर सकता है, तो ये कर सकता है 12 दिसंबर के पहले अपने ऑफर को विड्रॉ कर सकता है, बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोमिसी। इसके पहले, बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोमिसी, उसके पहले ऑफर को कैंसिल कर सकता है। ये सुनो, यहां तक समझा सब लोगों को? एग्जाम में अगर केस हुआ है तो याद रखना, आपको मिला कब है, आपने डॉक्यूमेंट को रिसीव्ड कब किया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ऑफर को पढ़ा कब है, आपने उसको एक्नॉलेज कब किया है, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर कल जाके एग्जाम में केस हुआ आया कि उसके पास कोई चिट्ठी आई कि किसी की गाड़ी बेचना है, बट उसने वो चिट्ठी नहीं पढ़ी, तो ऑफर आपका अभी भी इनकम्प्लीट है, अभी भी आपका ऑफर कंप्लीट नहीं हुआ है। वो कंप्लीट कब होगा, जब वो ऑफर वो पढ़ेगा, एक्नॉलेज करेगा,
तो माना जाएगा कि वो ऑफर क्या हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। समझा सभी लोग यहाँ पे? तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बच्चों ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ऑफर देते समय आप कुछ कंडीशंस ऐसे भी डाल सकते हो कि मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए आपका एक्सेप्टेंस, या तो मुझे कहीं ईमेल पे एक्सेप्टेंस चाहिए। तो आप जिस कंडीशन के बेसिस पे ऑफर को मेंशन करना चाहते हो ना, वैसी ही कंडीशन से ऑफर का एक्सेप्टेंस आना चाहिए। मैंने अगर किसी को बोला ना कि मुझे गाड़ी बेचना है तो व्हाट्सएप पे बताइए, तो व्हाट्सएप पे ही बताना चाहिए। अगर किसी ने इंस्टाग्राम पे बताया, फेसबुक पे बताया, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेंस। तो कंडीशन के हिसाब से ही ऑफर होना चाहिए। यस सुनो, इसलिए ऑफर कौन डिसाइड करता है, किसकी इच्छा होती है ऑफर डिसाइड करते समय? तो डिसाइड करते समय ऑफर इच्छा होती है प्रॉमिसर की। तो प्रॉमिसर की इच्छा होती है, उसी के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है ऑफर। समझा आप लोगों? चलिए, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आपका एक्सेप्टेंस मेरे पास आना चाहिए। अगर आपने एक्सेप्टेंस भेज दिया बट मेरे पास आया नहीं, तो ऑफर इनकम्प्लीट माना जाएगा। अभी ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान सुनिए। इसने ऑफर भेजा बी को, ए ने ऑफर दिया बी को। अब बी ने एक्सेप्टेंस देना चाहिए। किसको एक्सेप्टेंस देना चाहिए? ए को देना चाहिए। अगर बी ए को एक्सेप्टेंस ही नहीं देगा, तो मुझे बताइए आज भी आपका ऑफर क्या है? ओपन है। अभी आज भी आपको ऑफर क्या? ओपन है। जब तक बी आपको कंसेंट नहीं देगा, तब तक आपको ऑफर क्या माना जाएगा? ओपन माना जाएगा। समझा आप लोगों को? तो अभी ध्यान से सुनना बच्चों, मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, सुनिए ध्यान से। एग्जाम में केस लॉ कहां पे बनती है? एग्जाम में ऑफर पे केस लॉ क्या आती है? ध्यान से सुनिए, मैं आपको बहुत सिंपल चीज बताऊं। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, इसको दिमाग में फिक्स कर लो कि एग्जाम में केस लॉ कहां पे बैठ सकती है। चलो इसको 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, ऑफर देने की आप ऑफर किसकी इच्छा से होता है? मेरा पहला पॉइंट, ऑफर प्रॉमिसर की इच्छा से होता है। सर क्या ऑफर में कंडीशन हो सकता है क्या? यस, ऑफर में कंडीशन हो सकता है। मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए, इंस्टाग्राम पे चाहिए, आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको एक्सेप्टेंस कहाँ पे चाहिए। सर ऑफर कब कंप्लीट होता है? ऑफर तब कंप्लीट होता है जब ये रीड किया जाएगा। कौन पढ़ेगा ऑफर आपका? जब ये प्रॉमिस से आपको ऑफर पड़ेगा तो वो कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट, ऑफर इफेक्टिव डेट क्या माना जाएगा? जब उसके पास से क्या आना चाहिए? एक्सेप्टेंस आना चाहिए। सर उसके पास से एक्सेप्टेंस कैसे आना चाहिए? 2 मेथड से आना चाहिए। या तो वो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, यस 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 मुझे चाहिए, या तो फॉर एग्जाम्पल वो सीधा इम्प्लाइड कर सकता है, बिकॉज ऑफ योर एक्ट आपने सीधा अकाउंट पे पैसा भेज दिया तो माना जाएगा एक्सेप्ट कर लिया। क्या सर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड? यस, ऑफर किसको बताना चाहिए बच्चों? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। मतलब ऑफर को ऑफर पता होना चाहिए। और ये कौन से केस में बोला था? राघवन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। राघवन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये केस लॉ का रेफरेंस देना, जिसमें यह बताया था कि जब भी कोई ऑफर किसी को दिया जाता है तो उसको चीज़ पता होनी चाहिए कि उस ऑफर में कंडीशंस क्या है बिफोर परफॉर्मिंग द ऑफर। मुझे बताइए कितना टाइम लगता है? बताइए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया 5 मार्क के लिए, तो मुझे बताइए ना क्या डिफिकल्टी लिखने में। मैं अगर आपकी तरह स्टूडेंट होता, मुझे भी 50% आया 12th में, तो मुझे बताइए मैं अगर आपकी तरह स्टूडेंट हो, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ऑफर का मतलब क्या है, तो ऑफर इज नथिंग बट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। किसकी डिजायर होती है? प्रॉमिसर। तो क्या लिखोगे पहला लाइन? ऑफर इज नथिंग बट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। ऑफर में क्या होता है? ऑफर इज नथिंग बट द सेट ऑफ कंसिडरेशन। इसमें कंसिडरेशन फिक्स किया जाता है कि मेरी गाड़ी 5,000 में आपको जाएगी, आप मुझे 5,000 रुपीज दोगे। तो प्रॉमिस इज मतलब ऑफर इज नथिंग बट द कंसिडरेशन विच इज फिक्स बाय द प्रॉमिसर to get the consideration from the promisee and following are the conditions। तो पहला उसमें आप बोल सकते हो कि ये कंडीशनल हो सकता है, ये प्रॉमिस के हिसाब से होना चाहिए, इसमें टाइम लिमिट भी हो सकता है, इसमें प्रिस्क्राइब मोड भी हो सकता है। मुझे बताइए क्या डिफिकल्ट है ऑफर याद करने में? इसके बाद ऑफर कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। एंड टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होने चाहिए बच्चों? रीजनेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रीजनेबल होने चाहिए। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मैं आपको एक चीज बताऊँ। आप कभी ना कोई टिकट बुक करते हो, आपने फॉर एग्जाम्पल कई फ्लाइट का टिकट बुक कर दिया, आपने कहीं रेलवे का टिकट बुक कर दिया, बस का टिकट बुक किया। आपने जब बस टिकट बुक करते हो ना, उसके पीछे टिकट के पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन आपने एक्सेप्ट कर लिया। सर कैसे एक्सेप्ट किया? हमने तो पढ़े भी नहीं थे। मुझे एक चीज बताइए बच्चों, मैंने क्या बोला था? एग्जाम में अगर केस आया है, ये ध्यान से सुनना,
मुझे एक चीज़ बताइए, अगर सामने वाला इंसान आपको ऑफर देता है, वो आपको ऑफर क्यों दे रहा है? बिकॉज आपसे क्या चाहिए उसको? एक्सेप्टेंस चाहिए। आप एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हो सामने वाले पार्टी को? ये तो मैं बोल रहा हूँ कि बाय वर्ड मतलब एक्सप्रेस कर सकते हो, या बाय एक्ट, या इम्प्लाइड। अब मुझे एक बताइए, अगर आपने बस का टिकट बुक कर दिया, बस का टिकट बुक किया, मतलब ये आपका एक्ट है। इसका मतलब उस टिकट के पीछे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या हो जाएंगे? एक्सेप्टेड हो जाएंगे। तो अगर कल जाके एग्जाम में केस हुआ बैठा कि किसी ने ऑफर दिया ना, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया जो टिकट के पीछे थे, तो क्या वो वैलिड है? यस, बिकॉज इफ यू एक्ट, बिकॉज आपने पैसा पे किया, आपके एक्ट की वजह से क्या माना जाएगा? वो एक्सेप्टेड माना जाएगा। चलिए, कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन प्री डिसाइड होते हैं, मतलब पहले डिसाइड किए जाएंगे। यस और नो। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन विजिबल नहीं है, मतलब थोड़ा रफ हो चुका है या उसका इंक जा चुका है, वो विजिबल नहीं है, तो उस केस में वो आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। ठीक है, चलिए। तो अभी अपन ने यहाँ पे ऑफर खत्म कर दिया है। क्या कर दिया बच्चों? अपन ने अभी यहाँ पे ऑफर खत्म कर दिया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों, क्या आती है? रिवोकेशन ऑफ ऑफर। रिवोकेशन ऑफ ऑफर के पहले अपन जाएंगे कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, कैसे कम्युनिकेशन किया जाएगा? तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ बच्चों, ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑफर कब कंप्लीट होगा, कम्युनिकेशन कैसे होता है। ये अगर आपका बेसिक अच्छे से होगा ना बच्चों, फिर अपन कल से केस लॉ, आंसर राइटिंग, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर सब कुछ सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ अपना बेसिक पे फंडा ध्यान रखना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में 30% वेटेज है, तो इसको अपनों को बेसिक से दिखना पड़ेगा। देखिए बच्चों, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है? मैंने आपको क्या बोला? जब ए इंसान मतलब प्रॉमिसर क्या करता है, सामने वाले इंसान को क्या देता है? ऑफर देता है। क्या देता है? ऑफर बी को। मुझे एक बात बताइए, ये ऑफर कंप्लीट कब होगा? ये ऑफर कंप्लीट तब होगा जब ये बी वाला क्या करेगा? बी वाला इसको एक्नॉलेज करेगा, इसको रीड करेगा, तभी अपन क्या माना जाएगा कि ए ने जो ऑफर दिया बी को वो कंप्लीट माना जाएगा, वो एक्सेप्टेड माना जाएगा जब उसको बी पढ़ लेगा। अब मुझे एक बात बताइए, बी अपना एक्सेप्टेंस है, बी जो अपना एक्सेप्टेंस वो किसको भेजना चाहिए? ए को भेजना चाहिए। अब बी अपना एक्सेप्टेंस अगर ए को भेजेगा, तो इसका मतलब ए ने उस एक्सेप्टेंस को क्या करना चाहिए? रीड करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। तो उस केस में आपका एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब इन दोनों केसेस में अगर आपको विड्रॉ करना है, इन दोनों केसेस में अगर आपको ऑफर विड्रॉ करना है, तो कब विड्रॉ कर सकते हो? बिफोर द ऑफर एक्नॉलेज बाय द बी, आप ऑफर को विड्रॉ कर सकते हो। एक्सेप्टेंस को कब विड्रॉ कर सकते हो? बिफोर किससे? ए ने एक्नॉलेज करने के पहले आपका एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए? विड्रॉ होना चाहिए, तब जाके ये क्या माना जाएगा? कैंसिलेशन ऑफ ऑफर माना जाएगा। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस हो सकता है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट रिवोकेशन, कि अगर आपको ऑफर को कैंसिल करना है, मुझे नहीं चाहिए आपका ऑफर, मुझे नहीं पसंद आया आपका ऑफर, तो एग्जाम में अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आया कि आप आपके ऑफर को कैसे रिवोकेशन किया जाएगा, कैसे कैंसिल किया जाएगा, तो उसके ऑप्शंस क्या है? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है बच्चों? डायरेक्ट नोटिस दीजिए, सामने वाले पार्टी को बता दीजिए कि मुझे आपका ऑफर पसंद नहीं आया, मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे आपका ऑफर नहीं चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है? नोटिस। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? लैप्स ऑफ टाइम। मतलब सर मैंने 7 दिन का टाइम दिया था, 7 दिन के अंदर आपका एक्सेप्टेंस आना चाहिए था, 7 दिन खत्म होने के बाद भी आपका एक्सेप्टेंस नहीं आया, इसका मतलब आपका ऑफर क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। तो पहला क्या था? नोटिस। सेकेंड था लैप्स ऑफ टाइम। तीसरा क्या होता है बच्चों? फेल्स टू फुलफिल द कंडीशंस। मतलब मैंने ऐसी कंडीशंस डाली थी कि आपने मुझे व्हाट्सएप पे बताइए आपका एक्सेप्टेंस, बट आपने मुझे फेसबुक पे आपका एक्सेप्टेंस दिया, तो आपने मेरे कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं किया, इसका मतलब मेरा ऑफर क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। तो पहला क्या है? नोटिस। सेकंड क्या है? टाइम। तीसरा क्या है? कंडीशंस। चौथा क्या है? जिसको दिया तो ऑफर वही मर गया, जिससे शादी करने वाले थे वही मर गई, भगवान के पास चली गई। पांचवा क्या? काउंटर ऑफर। मैंने आपको 5000 का ऑफर दिया था, आपने मुझे 4000 का ऑफर दिया, इसका मतलब आपका जो ओरिजिनल ऑफर था वो क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा 6, नॉन एक्सेप्टेंस। आपने सीधा मुझे मैसेज कर दिया नो नो नो, नो मीन्स नो, मुझे नहीं चाहिए आपका ऑफर, तो नॉन एक्सेप्टेंस कर लिया आपने। एंड लास्ट, आपने जो ऑफर दिया तो वो स्टार्टिंग में वैलिड था, बट ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई, ऐसे कुछ लॉ में चेंज हो गए, जिसकी वजह से आपका जो ऑफर है वो क्या बन जाएगा? इलीगल बन जाएगा।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऑफर दिया था पेन बेचने का, अब गवर्नमेंट ने ये पेन के ऊपर बैन कर दिया, अब जो ऑफर मैंने आपको भेजा था वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इलीगल ऑफर बन जाएगा। तो मुझे एक चीज़ बताया, अगर एग्जाम में 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा कि अगर आपको किसी ने ऑफर दिया गाड़ी बेचने का, तो आप सिंपल ना अपने दोस्त को याद कीजिए। मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ कि मेरे दोस्त ने मुझे ऑफर दिया, उसकी गाड़ी बेचनी है, तो मैं क्या बोलूँगा सबसे पहले, फर्स्ट मुझे नहीं चाहिए, सीधा आपने नॉन एक्सेप्टेंस कर दिया। दूसरा, आपने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया मुझे नहीं चाहिए। तीसरा, आपने उसके कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर दिया। चौथा, उसकी डेथ ही हो गई। पांचवा, जो आपने ऑफर दिया तो बाद में क्या होगा, इलीगल हो गया। सिक्स, आपने उसको बोला 5 रुपये में मुझे तेरी गाड़ी बेच, तो आपने क्या कर दिया, उसको काउंटर ऑफर कर दिया। तो यहां पे ये कहेंगे अपन रिवोकेशन ऑफ ऑफर से कहेंगे, इसमें आपका ऑफर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब बात करेंगे नेक्स्ट। अभी मुझे एक बात बताया, अगर एग्जाम में कहीं पे भी ऑफर पे क्वेश्चन आया तो क्या आप लोग लिख सकते हो ऑफर का मतलब क्या है। तो मैं अगर आपकी तरह स्टूडेंट होता, अगर ऑफर पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले फर्स्ट, इट इज नथिंग बट द सेट ऑफ कंसिडरेशन। मैं इसे क्या कहूंगा, ऑफर का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट द सेट ऑफ कंसिडरेशन विच हैज गिवन टू द प्रोमिसी फॉर द एक्सेप्टेंस। क्यों दिया था आपने सामने वाली पार्टी को, क्योंकि सामने वाली पार्टी से क्या चाहिए, आपको एक्सेप्टेंस चाहिए था। एंड वो अगर सामने वाला पार्टी आपको एक्सेप्टेंस दे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये प्रॉमिस बन जाएगा, सेक्शन 2 सेक्शन बी। यस और नो, मुझे बताइए क्या दिक्कत है अभी इसमें, कितना ईजी है। रिवोकेशन ऑफर कैसे करना है, नोटिस भेज दीजिए, डिस्के आऊँ। सेकेंड, नॉन एक्सेप्टेंस, उसको बोल दीजिए मुझे पसंद नहीं है। तीसरा, उसको सीधा क्या कीजिए, कंडीशंस को सेटिस्फाइड मत कीजिए, उसके कंडीशंस को। चौथा, टाइम ख़त्म हो गया। पांचवा, उसकी डेथ हो गई। सिक्स्थ, वो जो ऑफर दिया था वो क्या बन गया, इलीगल बन गया। मुझे बताइए क्या ऑफर के बाहर क्या है, कोई भी क्वेश्चन आने दीजिए, कैसा भी आने दीजिए, कैसे भी केस लाने दीजिए, आप मुझे बताइए, आपको कोई डिफिकल्टी महसूस नहीं होनी चाहिए कैसे भी क्वेश्चन आए तो। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो क्या मैं ऑफर पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, सबको समझा। अगर समझो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस मेंशन करना। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाने वाले बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। वो क्या बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना वो है कंसिडरेशन। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है बच्चों, वो है कंसिडरेशन। अब बच्चों ना इसमें ना बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, पता नहीं क्यों दिक्कत आती है। अब मैं इसमें ना इतना आपको शॉर्टकट में डायग्राम निकाल के दूंगा ना, कंसिडरेशन के बाद कुछ भी क्वेश्चन आए ना, आपका आंसर रेडी होना चाहिए। ध्यान से सुनना बच्चों। अभी चलिए मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊँ, एग्जाम में अगर कंसिडरेशन आता तो क्या करने का। सबसे पहले फर्स्ट मैं आपको कुछ पॉइंट बना के देगा, क्या आता है, सेक्शन 2D। कंसिडरेशन का सेक्शन क्या है, 2D 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 2D, दिमाग में फिक्स कर लीजिए। सेक्शन क्या है, 2D 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 रहा कंसिडरेशन। सेकेंड पॉइंट, कंसिडरेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या है, एग्जाम में आया तो चिपका देना, क्या है, समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो रिटर्न में चाहिए। क्या चाहिए, कुछ तो रिटर्न में चाहिए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। अगर ये एप्पल की पेंसिल है ना, ये एप्पल की पेंसिल मैं आपको 1 रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या ये कंसिडरेशन है, यस सर। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस किस में हो सकता है, या तो आप किसी को राइट ट्रांसफर करना चाहते हो आपका, या तो ये मनी हो सकता है, या तो ये गुड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने मुझे 5 रुपए दिया, सर नाच के दिखाओ, आपने 5 दिया, मैंने नाच के दिखाया, इसका मतलब आपका 5 रुपए कंसिडरेशन है, मेरा नाचना कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन इज नथिंग बट द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द पार्टीज। तो कंसिडरेशन किससे आना चाहिए, कंसिडरेशन मतलब परफॉर्मेंस भी हो सकता है। परफॉर्मेंस मतलब क्या क्या सर, जैसे मैंने मेरी प्रॉपर्टी आपको दी यूज करने के लिए, तो मेरे प्रॉपर्टी का यूज करने का राइट मैंने आपको ट्रांसफर किया है, मतलब मेरे प्रॉपर्टी का राइट मैं आपको दे रहा हूं, मतलब कंसिडरेशन मेरा दिया, आप मुझे पैसे दे, वो कंसिडरेशन है। तो ये राइट हो सकता है, मनी हो सकता है, गुड्स हो सकता है, या तो प्रॉफिट हो सकता है। तो कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, यस और नो। बट कंसिडरेशन कहां से आना चाहिए बच्चों, बोथ पार्टीज से आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में जो दोनों पार्टीज होते हैं ना, उन दोनों से आना चाहिए। क्योंकि भाई साहब अगर मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं तो आप भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि कंसिडरेशन दोनों साइड से होना चाहिए। इसके अपन एक्सेप्शन देखने वाले कि जहां पे कंसिडरेशन एक ही साइड से आता है। बट अब मुझे बात बताइए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो क्या लिखोगे, कंसिडरेशन एज पर सेक्शन 2D, समथिंग इन रिटर्न चिपका देना, समथिंग इन रिटर्न चिपका देना।
फिर सेकेंड पॉइंट, कंसिडरेशन मीन्स नथिंग बट द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द पार्टीज। एग्जाम्पल, राइट, मनी, गुड्स, प्रॉफिट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिडरेशन कैन बी परफॉर्म बाय एनी पार्टी। कंसिडरेशन थर्ड पार्टी भी परफॉर्म कर सकती है। एग्जाम में इसके ऊपर केस हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या सर कंसिडरेशन तीसरी पार्टी परफॉर्म कर सकती है? यस 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 यस, दिमाग में कंफर्म कर लीजिए, ध्यान से सुनना। कॉन्ट्रैक्ट में तीसरा पार्टी नहीं आ सकता, कॉन्ट्रैक्ट में तीसरा पार्टी नहीं आ सकता, उसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। प्रिविटी मतलब प्राइवेसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ दो लोग आ सकते हैं। क्या सर कंसिडरेशन में तीसरा पार्टी आ सकता है? यस। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। ये 100 रिमोट है, कितने रिमोट चाहिए मुझे? इसकी मुझे 100 क्वांटिटी चाहिए। अब ये 100 क्वांटिटी सामने वाला इंसान नहीं दे सकता, तो उसने क्या किया, किसी ट्रांसपोर्ट वाले को फोन किया और बोला कि ये 100 फोन्स अक्षय सर के पास दीजिए। तो मुझे एक बात बताइए, जिसको मैंने पैसा दिया है वो कंसिडरेशन नहीं परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसके बिहाफ पे उसका कोई एजेंट है जो मुझे फोन लाके देने वाला है, रिमोट लाके देने वाला है। इसका मतलब आपका कंसिडरेशन कोई और तीसरा परफॉर्म कर रहा है, तो क्या चल सकता है? यस, है क्या नहीं? मैंने टीवी ऑर्डर किया, एक बड़ा सा टीवी, तो आपको क्या लगता है जो टीवी बेचता है वो हाथ में लेके आएगा? हाँ सर लीजिए आपका टीवी। भाई साहब, जिसके पास आपने टीवी दिया ना, आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मैंने आपको पैसा दिया 50,000 रुपीज और आपने मुझे टीवी देना चाहिए था, बट टीवी काफी हेवी है, बड़ा है, तो आपका एजेंट मुझे टीवी ला के देगा। इसका मतलब आपका जो कंसिडरेशन है, आपका जो परफॉर्मेंस है, वो किसी थर्ड पार्टी ने परफॉर्म किया। यस यस सर, क्या चल सकता है? यस। बट इस केस में अगर कोई भी डैमेज होगा, इस केस में कोई भी डिफॉल्ट होगा, रिस्पॉन्सिबल कौन है? अपन दोनों। वो तो तीसरा पार्टी था, वो तो सिर्फ परफॉर्म कर रहा था आपके भी यहाँ पे, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर केस करना है तो अपन दोनों के बीच में होगा, वो तो सिर्फ थर्ड पार्टी जो परफॉर्म करने के लिए आया था। तो यार ना, कंसिडरेशन थर्ड पार्टी परफॉर्म कर सकता है? यस 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 कर सकता है। क्या थर्ड पार्टी कंसिडरेशन के लिए सू कर सकता है? नो 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 कर सकता है, उसका तो काम है सिर्फ देना है। यस और नो? अभी ध्यान सुनो बच्चों, क्या सर कंसिडरेशन क्या हो सकता है? कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडवोकेट। एडवोकेट मतलब बच्चों, आपका जो कंसिडरेशन है वो फिक्स नहीं होना चाहिए। फिक्स मतलब मैं अगर 10 रुपए दे रहा हूं तो आपने भी मुझे 10 रुपए देना चाहिए, ये तो बार्टर सिस्टम हो जाएगा, दोनों सेम ही है। कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, इट इज नॉट अ फिक्स, कुछ भी हो सकता है। क्या सर कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी हो सकता है? यस, पास्ट हो सकता है। मैंने कल आपको 100 रुपए दिया था, आप मुझे आज पैसे देने वाले हो, चल सकता है। मेरा कंसिडरेशन कल था, आप मुझे आज पैसे दे रहे हो, तो मतलब कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। आपने बोला सर मेरा बर्थडे कल है, आप कल नाचो मेरे बर्थडे में, तो आपने मुझे कल नाचने का एडवांस दिया है, तो कंसिडरेशन कल परफॉर्म होने वाला है। तो कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। ये सुनो, तो देखिए बच्चों में हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। मैंने क्या क्या बताइए? सबसे पहले फर्स्ट, कंसिडरेशन को ऑफर करता है प्रॉमिस। थर्ड पार्टी भी आ सकता है, आ सकता है। कंसिडरेशन डिजायर ऑफ द थर्ड पार्टी नहीं। देखिए परफॉर्मेंस कौन डिसाइड करेगा? परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी ने डिसाइड करेगा कि मैंने कितना नाचना चाहिए। एम आई क्लियर? अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको केस ला बताता हूँ, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल ये थिएटर है, ये क्या है? थिएटर है। यहाँ पे मैं नाचने के लिए जाता हूँ, यहाँ पे मैं डांस करने के लिए। अब यहाँ का जो थिएटर है उसका नाम है एबीसी, थिएटर का नाम क्या है? एबीसी। एंड डांस कौन करने वाला कौन है? मैं, डी। तो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, कि एबीसी के बीच में डी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं 2 घंटे नाचने वाला हूँ, आप मुझे 2 घंटे का पैसा दीजिए। कल जाके यहाँ पे जो ऑडियंस बैठी है वो कहती है कि आप 3 घंटे नाचो। भाई साहब, आप कौन है मुझे बताने वाले कि 3 घंटे नाचो? तो कंसिडरेशन शुड बी डिसाइड बाय द बोथ द पार्टीज। थर्ड पार्टी ओनली परफॉर्म, ज्यादा बात नहीं करने की, थर्ड पार्टी ने सिर्फ परफॉर्म करने का, बोलने का नहीं। अगर मैंने आपसे टीवी ऑर्डर किया ना, तो आपका जो एजेंट टीवी लेके आएगा ना मेरे घर पे, सिर्फ वो टीवी देगा, ये नहीं बताएगा कि आप यहाँ पे लगाओ, आप वहां पे लगाओ। भाई साहब, आपको सिर्फ हमने कंसिडरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला है, हमारे बीच में आप बोल नहीं सकते, हमारे बीच में आप केस नहीं फाइल कर सकते, हमारा कंसिडरेशन आप फिक्स नहीं कर सकते।
समझा आपको? तो कंसिडरेशन थर्ड पार्टी फिक्स नहीं कर सकता। ये सुनो, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन चल सकता है, मैंने आपको बोला, बट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं चलता। एग्जीक्यूटेड हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नीड नॉट में एडवोकेट कंफर्म नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल टू समथिंग, मतलब बार्टर सिस्टम हो जाएगा, फिर मैंने आपको बोल दिया था। एंड परफॉर्मेंस व्हाट इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, मतलब ऐसा कंसिडरेशन फिक्स कीजिए तो लॉ के हिसाब से सही होगा। नहीं तो आपने क्या बोला, सर मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, आपका वैलिड कंसिडरेशन, यस। मेरा कंसिडरेशन आपने क्या बोला कि आप सर एक मर्डर कीजिए। भाई साहब मुझे 1 लाख रुपए देना चाहते हैं और उसके बदले में मेरा कंसिडरेशन क्या है, एक मर्डर। इट इज़ नॉट वैलिड, इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन मी, तो इट इज़ नॉट वैलिड। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी को अपोज करने वाला कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। सबको समझा? देखिए कितने पॉइंट्स बना दिए मैंने कंसिडरेशन पे, कम से कम 10 से 15 पॉइंट है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो कितना लिख सकते हो यार तुम लोग, और तुम लोग डर जाते हो कंसिडरेशन को देख के। कंसिडरेशन क्या, ऐसा करने, कंसिडरेशन मतलब नथिंग बट द परफॉर्मेंस, समथिंग इन रिटर्न, दैट कैन बी एनीथिंग। एक्ट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, राइट हो सकता है, पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो होना चाहिए। कितना ईजी है, कितने सारे पॉइंट्स है, चिपका देना। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। कंसिडरेशन क्या हो सकता है भाई साहब, थर्ड पार्टी से भी हो सकता है। कंसिडरेशन में थर्ड पार्टी डिसाइड नहीं कर सकता, दोनों पार्टी डिसाइड कर सकते हैं कंसिडरेशन। कितना ईजी है। कंसिडरेशन लॉफुली होना चाहिए, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। नहीं तो आपने बोला सर आप टेंथ फ्लोर पे जाइए, 10th फ्लोर पे जाइए, वहां से छलांग लगाइए, ये कंसिडरेशन नहीं हो सकता भाई साहब, विच इज अगेंस्ट द लॉ, विच इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ऐसे कंसिडरेशन नहीं होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों यहां पे, सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। सर क्या आपने बोला कि थर्ड पार्टी सूट फाइल नहीं कर सकती, बट ऐसे कौन से मैटर है जिसमें थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है? तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 5 मार्क के लिए केस लॉ आती है और ये आपको नहीं भूलना है। तो ये केस लॉ आपको याद रखना है बच्चों। मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना सब लोग। हाँ सुनिए बच्चों, देखिए जब जब कोई इंसान किसी और को ऑफर देता है, मतलब ये ए है, अब इसने सामने वाली पार्टी को ऑफर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रॉमिसर। ये कौन बन जाएगा, प्रॉमिसर। अब जिसको ये देना चाहता है, जिसको ये ऑफर देना चाहता है, वो क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, वो बनेगा प्रॉमिसी। ठीक है। अब इनके बीच में जो भी होगा, इनके बीच में क्या होगा, डिस्प्यूट होगा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सू कर सकते हैं, मतलब केस फाइल कर सकते हैं, ये दोनों के साथ झगड़ सकते हैं, ये दोनों कंसिडरेशन भी डिसाइड कर सकते हैं। जो भी होगा इन दोनों के बीच में ही होगा, कोई भी थर्ड पार्टी इनके बीच में नहीं आएगा। तो इसे अपन क्या कहेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसे क्या कहेंगे अपन, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट, उसका क्या लिखोगे आप, तो कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय द बोथ द पार्टीज। So third party cannot enter into the contract. Hence therefore we can say that it is a privity of contract. कितना इजी है मुझे बताइए, क्या लगता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन है? मैं आपको पहले लिख के देता हूँ कैसे लिखना है एग्जाम में। अगर मैं आपकी तरह स्टूडेंट होता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आता तो क्या लिखोगे, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन आया तो इंट्रोडक्शन क्या लिखोगे, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी इज नथिंग बट द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टीज एंड इन द कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी कैन नॉट फाइल अ सूट। Hence, therefore, we can say that it is a doctrine of privity. Privity of contract कह सकते हो, कितना ईजी है। अब इसकी एक्सेप्शन क्या बच्चों, इसका एक्सेप्शन ये है कि इन दोनों के बीच में कोई तीसरा पार्टी आने वाला है, इन दोनों के बीच में कोई तीसरा पार्टी केस फाइल करने वाला है। तो आप नीचे क्या हेडिंग दोगे, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब थर्ड पार्टी कैन फाइल अ केस, थर्ड पार्टी कैन फाइल अ केस। तो ये कौन सी सिचुएशन है जहां पे थर्ड पार्टी आ सकता है, तो पहला एक्सेप्शन क्या है बच्चों, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी मतलब क्या बच्चों, कैन एनफोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट, मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए बेनिफिशियरी का मतलब। अब सुनिए मेरे दोस्तों, अब ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल ये 17 साल का बच्चा है, ये कितने साल का बच्चा है, 17 साल का बच्चा है। अब इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए इसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, बट ये 17 साल का कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं आ सकता, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तो ये वाइड एब इशू है, बिकॉज माइनर कैन नॉट कम इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके जो चाचा है, इसके जो अंकल है, वो कितने ईयर्स के, 24 ईयर्स के। क्या इनके अंकल आ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, यस आ सकते हैं।
तो इनके अंकल ने इस बच्चे के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इस वॉचमैन के साथ। ये कौन है? वॉचमैन है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वॉचमैन के साथ। अब कौन, किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? अंकल एंड वॉचमैन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बट ये कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट किसको मिलने वाला है? इस बेनिफिशियल ओनर को। इसे क्या कहेंगे अपन बच्चों? इसे कहेंगे बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं आता है फिर भी उसको बेनिफिट होता है, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो इसी के लिए हुआ है। तो याद रखना, अगर कोई बच्चा है जो 17 साल का है तो उसके बिहाफ पे उसके चाचा ने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी। तो इस केस में आप मुझे एक बात बताइए, अगर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा, उस अंकल के बीच में, उस वॉचमैन के बीच में, तो इस केस में केस कौन फाइल कर सकता है? माइनर कैन फाइल अ केस। माइनर कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द वॉचमैन। क्योंकि आप बोलेंगे सर दोनों के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, माइनर तो नहीं आ सकता, बिकॉज डॉक्ट्रिनल प्रोहिबिट ये कहता है, बिकॉज बेनिफिशियल ओनर हैव द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, सो हेंस देयरफॉर दे कैन फाइल अ केस। तो पहला एक्सेप्शन क्या लिखा बच्चों अपन यहाँ पे? पहला एक्सेप्शन लिखा है कि बेनिफिशियरी वो केस कर सकता है। सेकंड क्या बच्चों? फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट का मतलब क्या? ध्यान सुनना बच्चों। अभी फॉर एग्जाम्पल ये फादर है, इनके दो लड़के हैं, इनके क्या है? दो लड़के हैं। ये फादर है एंड इनके दो लड़के हैं, ए एंड बी। अब ध्यान से सुनना, अभी फादर की एक प्रॉपर्टी थी, फादर की एक प्रॉपर्टी थी। अब ये प्रॉपर्टी बी सी को बेचना चाहता है। ये प्रॉपर्टी बी किसको बेचना चाहता है? सी को बेचना चाहता है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होने वाला है? बी एंड सी के बीच में होने वाला है। तो मुझे एक बात बताइए, इस कॉन्ट्रैक्ट में केस कौन फाइल कर सकता है? बी एंड सी दोनों ही केस फाइल कर सकते हैं। बट अगर यहां पे ए भी फाइल केस कर सकता है, इसमें ए कैन फाइल अ केस। सर कैसे? बिकॉज फैमिली सेटलमेंट, क्योंकि पापा की प्रॉपर्टी जो होती है उन बच्चों के बीच में डिवाइड होती है। तो इसके वजह से जो दूसरा लड़का है ए, वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में केस फाइल कर सकता है इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, इन केस ऑफ फैमिली अरेंजमेंट। तो सेकंड एक्सेप्शन क्या है? फैमिली सेटलमेंट। यस और नो? तो सेकंड केस कौन सा है? फैमिली सेटलमेंट। तीसरा क्या बच्चों? शादी, मैरिज। सो शादी किसके बीच में हुई है? शादी तो दो लोगों के बीच में हुई है ना, हस्बैंड एंड वाइफ। तो अगर हस्बैंड ने वाइफ को पीटा तो वाइफ के जो फादर है वो भी केस फाइल कर सकते हैं हस्बैंड के अगेंस्ट। याद रखना ये एक्सेप्शन है। तो याद रखना, जब भी हस्बैंड एंड वाइफ का झगड़ा होता है उस केस में उनके फैमिली मेंबर्स भी केस फाइल कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि शादी उन दोनों के बीच में हुई है, ये तो डॉक्ट्रिनल प्रोहिबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बट उनके मम्मी पापा भी केस फाइल कर सकते हैं। दैट इज एक्सेप्शन। यस और नो? नेक्स्ट आता है बच्चों असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई काम किसी को असाइन कर दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए इंसान है, इसने अपने प्रॉपर्टी बी के पास दी, इसने अपनी प्रॉपर्टी किसको यूज करने के लिए दी? बी के पास दी। तो मैंने मेरी प्रॉपर्टी बी के पास यूज करने के लिए दी, असाइन करने के लिए दी। अब बी ने ये प्रॉपर्टी सी को दी। अब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? बी एंड सी के बीच में हुआ है, बिकॉज ए ने अपने राइट्स को असाइन किया बी के पास एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया सी के साथ। तो कल जाके इन दोनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो ए स्टिल हैज द राइट टू फाइल द केस, बिकॉज असाइनमेंट में ओनरशिप नहीं जाती है। असाइनमेंट के केस में अभी भी ओनरशिप किसके पास है? ए के पास है। तो ए के पास अभी भी ओनरशिप है, इसका मतलब ए कैन स्टिल फाइल अ केस अगेंस्ट द बी। ये सुनो। तो नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या? असाइनमेंट। नेक्स्ट क्या बच्चों? एक्नॉलेजमेंट, एस्ट्रोपल। एक्नॉलेज एस्ट्रोपल का मतलब क्या बच्चों? ध्यान सुनना, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, एक्नॉलेजमेंट एंड एस्ट्रोपल। ध्यान सुनना, अभी फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब दोनों की लायबिलिटी एक दूसरे के लिए है। अब ए को बी को 50,000 रुपीज देना है। ए को कितना पैसा देना है? बी को 50,000 रुपीज देना है। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या होता है? सी बीच में आता है इन दोनों के, एंड सी बी को प्रॉमिस करता है। सी किसको प्रॉमिस करता है बच्चों? सी बी को प्रॉमिस करता है कि ए का जो पैसा है 50,000 मैं दूंगा, भाई साहब मैं दूंगा, उसका पैसा मैं दूंगा। तो ए की जो लायबिलिटी थी, ए की जो लायबिलिटी थी वो किसने एक्सेप्ट कर दी? सी ने एक्सेप्ट कर ली। और सी अभी किसको पैसा देने वाला है? बी को पैसा देने वाला है। इसका मतलब इस पिक्चर से, इसका मतलब इस पिक्चर से ए खत्म हो गया, ए की लायबिलिटी खत्म हो गई। तो मुझे एक बात बताइए, अगर सी यहां पे अपने लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ ए, इसका मतलब यहां पे ए चला जाएगा
हु हैज द रिस्पॉन्सिबल बी, तो इस केस में बी कैन फाइल केस अगेंस्ट द, इस केस में सी कैन फाइल अगेंस्ट द बी एंड बी भी सी के अगेंस्ट कर सकता है। तो कल जाके आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई थर्ड पार्टी आता है एंड वो एक्सेप्ट कर लेता है उस लायबिलिटी को, तो उस केस में वो लायबल हो सकता है, उस केस में उसके ऊपर केस भी हो सकता है अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो। समझ गया आपको? चलिए, एंड लास्ट बच्चों क्या आता है, एजेंट। कल जाके आप प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया एंड एजेंट किसी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस केस में प्रिंसिपल कैन ऑल्सो फाइल द केस इन दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज प्रिंसिपल इज अ थर्ड पार्टी। सी, प्रिंसिपल हैज द इंटरेस्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया आपको, और एग्जाम में आता है बच्चों ध्यान से सुनना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, कौन सा क्वेश्चन आया कि सुट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या लिखोगे, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन में, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, terms and conditions are decided by the two parties, hence therefore only two parties can file a case against each other, वो दोनों पार्टी अपने अगेंस्ट ईच अदर के केस फाइल कर सकते हैं, hence therefore we can say it is a doctrine of privity of contract। नीचे एक्सेप्शन, so in the following situation third party can file a case, yeah, you can file a case against the third party। which are the exceptions? In case of family settlement, in case of assignment, in case of agent, yes or no, or is in case of कौन सा है नेक्स्ट, एक्नॉलेजमेंट estoppel, in case of agent, in case of कन्वेनेंट, कन्वेनेंट मतलब क्या होता है, वकालतनामा, वकालतनामा मतलब सॉरी, कन्वेनेंट का मतलब होता है पावर ऑफ अटॉर्नी, आपने किसी को अटॉर्नी दे दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने यूज करने का राइट किसी और को दे दिया कि आप मेरी प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए यूज कीजिए, उसने किसी और को दे दी, अब उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर भी मैं केस फाइल कर सकता हूँ। तो कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है कि इसके थे वचननामा, मतलब मैंने उसको प्रॉमिस किया कि ये जगह तो यूज कर सकता है बट उसकी ओनरशिप आज भी मेरे पास है, तो इसमें थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आप केस कर सकते हो। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है बच्चों, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे एक बात बताइए, क्या सबको ये समझा कि थर्ड पार्टी केस में कब आ सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सबको समझो ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्या आप ये लिख सकते हो? और मैं आपको जितने सेशंस डेली होंगे ना, इस 20 दिन में मेरा टारगेट है 70 मार्क्स का, जिस दिन अपन ने जो पढ़ा ना घर जाके सब लिखना है आपको, सेशन करने का जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले एक बार सब लिखना है आपको, बस इतना अगर कर लिया ना, मैं गारंटी दूंगा 70 मार्क्स कन्फर्म है। क्या आप लोगों को समझा? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या था क्लियर है सबको? किसी को डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग, कोई भी अगर आपके पास डाउट है दिमाग में तो आप लोग पूछ सकते हो। सगळ्यांना समजलं का? सगळ्यांचे डाउट्स क्लियर है? तो देखिए बच्चों, आज अपन ने 3 टॉपिक खत्म कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे केस हुआ था, मैं कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा स्लो लेना चाहता हूँ बिकॉज 30% वेटेज, इसलिए मैंने थोड़ा स्लो किया। और आप टेंशन मत लीजिए, 20 दिन में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करके देने वाला हूँ इस 20 दिन में। तो अभी आज क्या क्या पढ़ा अपन ने, ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े, फिर अपन ने कंसिडरेशन पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा कि सुड बाय थर्ड पार्टी, डॉक्टर ने प्रिविटी पढ़ लिया अपन ने, एंड थर्ड पार्टी केस कब फाइल कर सकता है वो भी अपन ने पढ़ लिया, उसके एक्सेप्शंस देख लिए। आपको सिर्फ घर जाके लिखना है, एंड इसके बाद भी अगर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आता है तो मुझे आप एक बार सिर्फ बता देना है कि सर मुझे दिक्कत आता है। एक बार मैं आपको मॉक टेस्ट पेपर दिखाता हूँ प्रीवियस ईयर के, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको लिखना कैसे है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, देन आई विल गेट द कॉन्फिडेंस, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा जो अपन अभी तक पढ़ा है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा। ठीक है, तो आप एक बार क्या काम कीजिए, जितने भी क्वेश्चन है ना मॉक टेस्ट पेपर में, तो एक बार आप ना वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना। दिस इज़ द राइट टाइम कि आपको अभी प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा।
क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपको। ये देखिए 6 मार्क का क्वेश्चन आया बच्चों। कितने मार्क का क्वेश्चन आया? 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन है आप लोग एक बार देख लेना, सब लोग जितने भी ऑनलाइन में स्टूडेंट है, और मैं आपको गारंटी दूंगा ये पढ़ने का अगर आपको नहीं आया ना, फिर भाई साहब फिर नहीं। क्या लिखा है? एज पर द जनरल रूल, देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। एज पर द जनरल रूल स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल अ केस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Comment and explain the exceptions to the rule as per the provision of income in Indian Contract Act. थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर केस नहीं फाइल कर सकता। आगे बता दीजिए उसको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन में पहले डाल दीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इट इज नथिंग बट द टर्म्स एंड कंडीशन सेट बाय द पार्टीज एंड दे कैन फाइल अ केस अगेंस्ट ईच अदर, हेंस देयरफॉर इट इज अ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर कैन नॉट कम टू द कॉन्ट्रैक्ट। फिर exception in the following cases stranger can come to the contract and can file a case। फैमिली सेटलमेंट, फिर असाइनमेंट, फिर एजेंट, फिर कन्वेनेंट, फिर सब कुछ डाल दीजिए ना भाई साहब। और नीचे कंक्लूजन। 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। मुझे बताइए क्या आपको इतने पॉइंट्स बताती है अगर आपको दिक्कत आती है आंसर राइटिंग में? समझना तो शुरुआत कहाँ से करनी है। क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन है? जितने भी लोग ऑनलाइन में प्लीज़ आप लिख के मुझे आंसर व्हाट्सअप कीजिए। अगर उसमें कोई भी डाउट है, ये क्वेश्चन आपको आज लिखना है, मुझे व्हाट्सअप पे इसका फोटो भेजना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो आपको ये आंसर लिख के मुझे भेजना है आज के आज। फिर मैं चेक करूँगा, फिर देखूंगा आपको कहाँ कमी है। कंसेप्ट तो क्लियर है, सब कुछ है, दिक्कत कहाँ है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों अभी कल कल का जो सेशन होगा, कल का बड़ा सेशन होगा। आज तो संडे इसलिए मैंने आज कम पढ़ाया आपको, बट कल का जो सेशन होने वाला बच्चों अपना, वो सेशन में अपन ये कॉन्ट्रैक्ट का बहुत आगे जाने वाले हैं। तो कल का सेशन प्लीज़ मत मिस करना आप लोग, क्योंकि कल अपन ना ये बहुत आगे चले जाएंगे। क्योंकि कल के सेशन में आपने को माइनर का टॉपिक पढ़ना है, जिसपे 5 मार्क की हमेशा क्वेश्चन आता है, एंड फ्री कंसेंट। तो कल आपने कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये चार्ट बुक अच्छे से पढ़ना। जिन लोगों को अभी तक चार्ट बुक नहीं मिले तो प्लीज़ आप मैसेज कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए व्हाट्सअप पे, या टास्क एकेडमी पे आप फ़ोन कीजिए कल मंडे को कि आपको ये चार्ट बुक चाहिए। क्योंकि चार्ट बुक अगर आपने ली तो मैं आपको गारंटी दूंगा पास होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट्स नोट्स है। ठीक है, तो चलिए आपका फीडबैक दीजिए व्हाट्सअप पे कैसे लगा आपको सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड ऐसे ही आप मेरे साथ बनाए रहे नेक्स्ट 20 डेज़ के लिए। एंड सेशन के बाद प्लीज़ लिखना स्टार्ट कीजिए आंसर राइटिंग, फिर आपकी गारंटी है कि आपको एग्जामिनेशन पक्का आएगा। इस बार अपने को सीए बनना है भाई साहब। नेक्स्ट ईयर आने वाला, नेक्स्ट ईयर आपका फ्यूचर बदलना चाहिए, क्योंकि जनवरी 2026 में मुझे आप सब लोग इंटरमीडिएट में चाहिए। ये मेरा वादा है, और आप भी वादा करना खुद से कि मुझे इंटरमीडिएट में आना है। उसके लिए कितनी भी मेहनत लगे, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन पास हो जाओगे तो आप जब इंटरमीडिएट में आओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, लोगों का देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई साहब। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए, और बहुत ईजी एग्जाम है, सिर्फ कॉन्फिडेंस रखिए आपके साथ, एंड कुछ भी हो तो मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।